नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास शो में। देखिए, आज शो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक 25-26 साल के लड़के की कहानी, जिसके ना बाल हैं, ना चिकनी चुपड़ी शक्ल है, कोई डोले शोले भी नहीं है और देखने में भी अंकल हैं। लेकिन तय कर लिया उसने कि दुनिया ने उसकी नहीं सुनी तो वो दुनिया की नहीं सुनेगा, और कर लिया फैसला कि बस हीरो का बेटा ही हीरो नहीं बनेगा। 550 से ज्यादा फिल्में, 200 से ज्यादा प्ले, अवार्ड्स की तो जैसे मीनार खड़ी कर दी, और वो करिश्मा कर दिखाया कि पर्दे पर डॉक्टर डैंग के थप्पड़ की गूंज बड़े बड़े सुपरस्टार्स की तालियों से बड़ी हो गई। एक कलाकार जो आज करोड़ों करोड़ों अपकमिंग एक्टर्स की आस है। कई बार तो लगता है कि इंसान है या एक्टिंग की चलती फिरती क्लास है। आजकल के स्टार जैसा नहीं कि अभिनय के नाम पर बॉडी, रोमांस और डांस दिखा देते हैं। अभिनय उसे कहते हैं जो अपनी पहली ही फिल्म में सारांश दिखा देते हैं। कभी हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं, पर्दे पर संजीदा हैं, मन से फकीर हैं, जुबान पर राष्ट्रवाद है और दिल में कश्मीर है। जिसके साथ हैं साथ हैं, जिससे बैर है बैर है। स्वागत भरपूर करिए, क्योंकि आज टीवी 9 के स्टूडियो में सिनेमा के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से स्वागत है सुपरस्टार अनुपम खेर का। जोरदार तालियों से द लेजेंड पद्म भूषण अनुपम खेर साहब का स्वागत करिए। बार और जोरदार तालियां हो जाए। इनको देख रहे हैं आप अनुपम जी? इनको देखने के बाद मुझे एक लाइन याद आ रही है जी। कोई किसी को सपने देखने से कैसे रोक सकता है? अरे वाह वाह वाह, मगर इनको देखने के बाद इनको भी तो देखना पड़ रहा है। बड़े दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरे एग्जाम में बैठा हूँ और वो स्कूल में फ्लाइंग स्क्वाड आता था ना देखने के लिए, तो ये सब मतलब ऐसे जाने माने धुरंधर पत्रकार मेरे, मैं सबका फ़ैन हूँ। बट इट्स नाइस टू बी हियर, मुझे अच्छा लगा। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई किसी को सपने देखने से कैसे रोक। और सर, जब मैं इधर देखता हूँ तो हमें भी लगता है कोई किसी को सवाल पूछने से कैसे रोक सकता है। खेर साहब, हाँ अभी भी हैं और हम सभी फैंस हैं आपके, मतलब इट इज़ एन एंडलेस जर्नी। खेर साहब, लोग कहते हैं कि चाहे शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, माधुरी दीक्षित हो, रानी मुखर्जी हो, ये लोग कितने भी बड़े सुपरस्टार्स क्यों ना हो जाएं, पर्दे पर आप उन सबके बाप हैं। सबके बाप का रोल आप ही ने किया है। हाँ, मैंने सबके फादर का रोल किया। मैंने तो हेमा जी के फादर का भी रोल किया है विजय फिल्म में। मैंने ऋषि कपूर जी जो मुझसे 3 साल बड़े थे उनके ग्रैंडफादर का रोल किया है। पर शायद यही रोल इसलिए अच्छे रहे मेरे लिए क्योंकि मैंने 40 साल, अभी भी आप मुझे बुला रहे हैं 5 एडिटर्स के इस प्रोग्राम में, इसका मतलब कुछ तो अच्छा किया मैंने बाप बनकर। और बाप के रोल में बड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है जी। लेकिन आपकी एक्टिंग के बाद भी लोग कहते हैं कि बाप बाप ही होता है। हाँ, वो उसका एक वो अमिताभ बच्चन साहब का एक बड़ा फेमस डायलॉग है ना, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। मैं आगे लाइन तो, सेकंड लाइन तो नहीं बोलता, मगर रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं वो जरूर बोल सकता हूँ। खेर साहब, आपकी तारीफ इसलिए भी होती है और होनी भी चाहिए। पर आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। आप ये आपने इंट्रोडक्शन, यू हैव अर्न्ड इट एक्चुअली। आपकी तारीफ इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि आपने कभी कुछ छिपाया नहीं। बाल नहीं है तो नहीं है, पैसे नहीं है तो नहीं है, चाहे वो बात रिश्तों की हो, घर परिवार की हो। हम देखते हैं आप किस तरीके से अपनी मदर के साथ वीडियो अपलोड करते हैं, बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। विचारधारा हो, कोई चीज़ आपने नहीं छुपाई, जो दिल में था आपने वो बोल दिया। अब ये बताइए कि जैसा दिखता है वैसा दिखाने में फायदा है या नुकसान? नहीं, फायदा ही है जी। मैं अपने मन पर बनावट का बोझ लेकर क्यों चलूं? लोग दुनिया के साथ पॉपुलर होना चाहते हैं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं।
मैं पहले अपने साथ पॉपुलर होना चाहता हूँ कि जो मैं कहता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जो मेरी विचारधारा है, जो मैं विचारधारा मतलब सोच से बनती है, विचारधारा प्लानिंग से नहीं बनती है। और मेरे दादाजी कहते थे कि सच बोलना सबसे आसान होता है और उसके साथ जो प्रॉब्लम हो वो हो। तो मुझे इस बात से कभी परेशानी नहीं हुई कि जो सच है उसको बोल देना चाहिए। हाँ, उसमें ये होता है कि कुछ लोगों को सच आपका पसंद नहीं होता, पसंद नहीं आता, बट मैं कैसे उस रास्ते पे चलूँ जो मुझे मतलब झूठ का रास्ता लगता है। ये कोई प्लानिंग नहीं हुई है। आप जानते हैं कि जीवन जब हम जीते हैं तो उसमें प्लानिंग नहीं होती है। जीवन जीते चले जाते हैं और फिर आप एक मुकाम पे पहुंचते हैं तो फिर लोग कहते हैं, फिर इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि आप ऐसे रास्ते पे चले गए। मैं चाहता हूं कि प्रॉब्लम क्या है कि हम हर एक के साथ पॉपुलर होना चाहते हैं और जब हर एक के साथ पॉपुलर होना चाहते हैं तो आप वो बात कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। मैं सोचता हूं कि मैं वो बात कहता हूं जो मैं कहना चाहता हूं। अब उसमें ज़रूरी है कि कुछ लोग परेशान होंगे तो ठीक है, उनकी किस्मत में परेशान होना है, मगर मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाहता। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं, आपने कहा बाल नहीं है, मैं बिना बालों के फिल्मों में आया। उस ज़माने में बाल 81 की बात कर रहा हूँ। मैं मुंबई पहुँचा था 3 जून 1981 को। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से गोल्ड मेडल लेकर गया था। आप विनोद जी, आप तब से जानते हैं मुझे। और बॉम्बे पहुंचा तो पता लगा कि यहाँ पर गोल्ड मेडल से ज़्यादा या मेरी नॉलेज से ज़्यादा हेयर स्टाइल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे एक सेक्रेटरी टाइप थे, अशोक पंजाबी जी, उन्होंने कहा कि आप विग पहन लीजिए। मैंने कहा मैं विग पहनूंगा तो मैं कोई और बन जाऊंगा, तो मैंने नहीं पहनी। और उसके चलते 28 साल की उम्र में उसके चलते 28 साल की उम्र में जब भट्ट साहब ने 65 साल के बुजुर्ग का रोल दिया सारांश फिल्म में, हो सकता है कि मेरे बाल होते तो वो रोल नहीं मिलता मुझे। एपिक रोल है, एपिक रोल, एपिक रोल है जी। आपकी एक फिल्म आ रही है, शायद उसकी कहानी भी यही है, जैसा है वैसा ही है। उम्मीद की कहानी है, संघर्ष की कहानी है। फिल्म का नाम है तन्वी द ग्रेट। तो हम सभी लोग ये फिल्म को जाकर थिएटर में देखेंगे, लेकिन आप अगर सारांश में बता पाएं इसके बारे में, फिल्म के बारे में। मैंने जो पहली फिल्म डायरेक्ट की थी उस बार, ओमजे जगदीश, वो 23 साल पहले की थी। मैं उस समय बहुत सारी फिल्में कर रहा था। फिर वाशु भगनानी जी मेरे पास आए और बोले, अनुपम जी मैं आपसे एक फिल्म डायरेक्ट करवाना चाहता हूँ। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि अच्छा, मैं एक एक्टर होते हुए मुझे एक फिल्म मिल रही है जिसमें अनिल कपूर, जैकी, अपना अभिषेक बच्चन हैं, फरदीन खान है, महिमा चौधरी है, वहीदा रहमान जी हैं। तो कहानी किसी और की थी। मैंने फिल्म जितनी मेरी मेहनत से बना सकता था, जितनी मेरी काबिलियत थी उसे बना सकता था, सिंसेरिटी से बना सकता था, बनाई। फिल्म नहीं चली बॉक्स ऑफिस पर टेलीविज़न पे लोगों को बहुत पसंद आई। पारिवारिक फिल्म थी। फिर मुझे लगा कि अगर मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ तो मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि प्रोफेशनली आई एम एन एक्टर और एक्टर का काम मेरा अच्छा चल रहा है। आई एम गेटिंग लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स। तो 4 साल पहले मेरी एक भांजी है, उसका नाम तन्वी है, वो ऑटिस्टिक है और वो 13 साल की थी। तो हम सब लोग यहाँ गुड़गांव के एक फार्म हाउस में एक शादी में थे, मेरे भाई की बेटी की शादी थी। सब लोग गाना गा रहे थे, नाच रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, और तन्वी उन सब से अलग एक पहाड़ को देख रही थी। और मैं उसके पास गया तो मैंने उसे कहा कि बेटा क्या देख रहे हो तन्वी? तो उसने बिना कुछ पीछे मुड़े कहा, मैं अपनी दुनिया देख रही हूँ। अब एक 13 साल की बच्ची जो ऑटिस्टिक है, ऑटिस्टिक 13 साल की बच्ची कह रही है कि मैं अपनी दुनिया देख रही हूँ। मुझे समझ नहीं आया उस दुनिया का मतलब, और वो समझा नहीं पाई। वहाँ से इस कहानी का बीज हुआ, मुझे मिला, और मैंने सोचा कि मैं एक अच्छाई पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। और आयरनी देखिए, आज अच्छाई पूर्ण रूप से केवल एक ऑटिस्टिक इंसान में है। उसे पता ही नहीं कि बुराई क्या होती है। तो मैंने कहा कि मैं एक अच्छाई पर फिल्म बनाना चाहता हूँ, जहाँ एक ऑटिस्टिक लड़की एक मिलिट्री परिवार से आती है। वो अपने दादा के पास जाती है 9 महीने गुजारने के लिए, क्योंकि मदर उसकी अमेरिका गई है। और वहाँ का माहौल देख के वो एक दिन जाकर अपने दादा को कहती है कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। अब नियमों के अनुसार
आर्मी में, इंडियन आर्मी में ऑटिस्टिक लोगों को नहीं लिया जाता है, लेकिन वो अपनी मेहनत से क्या करती है आगे जाकर, ये बेसिकली इसकी कहानी है। ये म्यूज़िकल है, इसमें म्यूज़िक MM करीम सर का है, जिनको ऑस्कर मिल चुका है 2 साल पहले। एंड यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, अब आप देखते हैं आगे क्या होता है 18 जुलाई। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट इसके लिए। और आई नो यू पर्सनली, यू आर अ फैमिली मैन, एंड तन्वी की मदर वॉज माई क्लासमेट। क्या बात कर रहे You हैं? know it very well. So I can understand this entire process. Priyanka, and everything. yes. Yeah. So she was my classmate, but wish you all the best. कई मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, यहाँ पर सब लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे एडिटर्स, कई सारे मुद्दे। अब थोड़ा अलग चीज़ों पे बात करते हैं। कई साहब एक आरोप आप पर लगता है कि पिछले 10 साल से ऐसा लग रहा है कि अनुपम खेर जी बीजेपी के अनभक्त हैं, और ये कहा जाने लग गया कि बीजेपी की आप चापलूसी करते हैं। अच्छा, ये आरोप है तो आरोप तो गलत भी हो सकता है। हम सब जब देश आज़ाद हुआ था, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ देम, वी ओनली न्यू वन पार्टी। कौन सी पार्टी थी वो? एक ही पार्टी थी। जब 27 मई 1964 को पंडित नेहरू जी की मृत्यु हुई थी, मैं 5वीं क्लास में था। मुझे याद है एग्जैक्टली वो कौन सा कॉर्नर था जहाँ पर मेरे आँख में आंसू आए थे। मेरे दादा, मेरे पिताजी, हम सब उन्हीं को वोट देते थे। तो ऐसा तो था नहीं कि हमारे अंदर के जज्बात सडनली चेंज हो गए। यस, व्हेन इन 2014 मिस्टर मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आई सॉ होप इन इट, होप इन आवर कंट्री। उससे पहले श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। मैं उसमें खुद शामिल हुआ था और वो डिज़ास्टर हुआ बाद में आगे जाकर। एंड एक आशा की किरण लेकर आई नई पार्टी। उससे सिर्फ 2 मेंबर थे पहले, अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी। पार्लियामेंट में सिर्फ 2 लोग थे, और जब भी अटल जी प्राइम मिनिस्टर बने थे एक बारी, तो 1 वोट से 11 दिन के बाद शायद उनकी सरकार गिरा दी गई थी। तो ये जो प्यार जागा है, ये किसी चीज़ को देख के नहीं जागा, सडनली ख्यालात चेंज नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि देश ने पिछले 11 सालों में बहुत तरक्की की है। देश की छवि विदेश में बहुत अच्छी हुई है। मैं अपने प्रधानमंत्री को कभी थका हुआ देखा ही नहीं। मैंने कभी उनको उबासी लेते देखा नहीं। अब ये हो सकता कि आप कहें कि ये तो उनका पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, वो अंदर कमरे में उबासी लेकर बाहर आते होंगे, बट एट द एंड ऑफ इट ही इज अ 74-year-old मैन, एंड ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट द गुडनेस ऑफ द कंट्री। I have never seen him going abroad and saying anything against the country. तो मैं क्यों नहीं मतलब मेरे को एक नागरिक होने के नाते जिसको सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ये आरोप नहीं होना चाहिए। ये तो मेरे बारे में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए कि ये सच बोलता है। आप सब एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अब आप बताइए कि क्या इन पर आप ये आरोप लगा सकते हैं? क्या विद्यार्थियों के लिए उन्होंने नहीं किया? क्या आज हमारी स्पोर्ट्स पर, हमारे नए स्पोर्ट्स कलाकार जब भी बाहर जाते हैं, आते हैं, उनको कितना प्रोत्साहन मिलता है? जहाँ पर हम सिर्फ एक तांबे का या एक कांसे का पदक जीतते थे, आज हम स्वर्ण पदक जीतते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, उन्होंने एस्पिरेशनल इंडिया को बनाया है। एस्पिरेशन, आज सबके मन में कुछ करने की गुजर है। चलो मैं मानता हूँ कि मैं क्लर्क का बेटा था, मैं अपनी मेहनत से पहुँचा जहाँ भी पहुँचा, लेकिन अगर एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप में से भी कुछ भी करके कुछ बन सकते हैं। ये मेरी बात नहीं। साहब एक छोटा सा फैक्ट का बड़ा हम्बली मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। 1984 में अनडाउटेडली बीजेपी का बहुत अमेजिंग राइज है, लेकिन 84 में जो 2 सीटें आई थी वो अटल जी और वाजपेयी जी की, बल्कि एक गुजरात और एक आंध्र प्रदेश से थी। खैर, टॉयलेट एक प्रेम का था, हिंदू सरकार, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कश्मीर फाइल्स, वैक्सीन वॉर, इमरजेंसी, हर वो फिल्म जिसकी कहानी बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है, उसमें एक चीज कॉमन है, वो है अनुपम खेर। लाया क्या? बट क्या ये झूठ है, ये कहानियां? आप बताइए, क्या इमरजेंसी आपके ऊपर आरोप लगता है? मैं इसलिए पूछ नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि टॉयलेट एक प्रेम कथा अगर 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री महिलाओं की
शौच प्रॉब्लम के बारे में बात करें और उस पर हम एक फिल्म बनाएं, टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो क्या ये गलत है? क्यों लोटा लेकर महिलाएं सुबह 4 बजे जाएं शौच करने? क्या इमरजेंसी नहीं थी? अब जो बन रहा है उस पर क्यों नहीं काम करें? और मतलब क्या 32 साल तक कश्मीर के हिंदुओं की प्रॉब्लम को दबा के रखा गया था। 32 साल तक, आपको भी पता है, सबको पता है। 19 जनवरी 1990 को 5 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर, जिसमें मेरे कुछ रिश्तेदार भी थे, वो उनको निकाला गया था। मस्जिदों से उनको बोला गया था कि आप निकलो, अपनी बहुओं को, बेटियों को छोड़कर जाओ। उसको दबा के रखा गया। तो क्या कश्मीर फाइल्स नहीं बननी चाहिए थी? बिल्कुल बननी चाहिए थी। क्या जो है वो, क्या हॉलोकास्ट पे फिल्में नहीं बनी हैं? जो जूस के साथ हिटलर ने किया था उस पे फिल्में नहीं बनी हैं? ये आरोप नहीं है तो आपको मुझे तमगे देने चाहिए कि आपने उन सब रेलेवेंट फिल्मों पे काम किया है। साहब, कांग्रेस वाले बोलते हैं कि 1971 वॉर की जीत हो, मनरेगा हो, आरटीआई हो, जिसमें कांग्रेस के अचीवमेंट्स हैं, उस पे खेर साहब क्यों नहीं फिल्मों में आते हैं? वो वाली फिल्में क्यों नहीं बनाते? देखिए, मैं अपने पैसे खर्च कर, बेटा तुम सोच के जब तालियां बजाओ गलत टाइम पे ताली मार रहे हो। गुड सर। देखिए, मैं एक्टर हूं। मैंने तन्वी द ग्रेट बनाई क्योंकि मुझे अच्छाई पर एक फिल्म बनानी थी, मुझे आर्मी पे एक फिल्म बनानी थी, मुझे ऑटिस्टिक इंसान पे एक फिल्म बनानी थी। मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्मों में काम किया जिनमें अलग अलग काम, मैंने विलन के रोल किए हैं। तो उसका मतलब अगर कोई जो फिल्म नहीं बन रही है उसमें मैं कैसे काम कर सकता? अगर बनेगी तो यू कैन बी पार्ट ऑफ इट। इट्स माय जॉब टू डू एज एन एक्टर, आई विल डू एनीथिंग। मेरी लाइफ की 5 परफॉर्मेंसेज में से अगर एक परफॉर्मेंस मैं चुनूं, वो है मनमोहन सिंह जी का। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो चित्रण किया था। आई एम एडमायरर ऑफ योर्स। थैंक यू जी। इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है बट आने वाला है। वो बट आएगा क्योंकि आप जानते हैं मुझे। देखिए, मेरी बात सुनिए अनुपम जी, आप कमाल के अदाकार हैं, उसमें कोई दो राय है नहीं, और आपके मुकाबले के कम हैं आजकल जी फिल्म जी इंडस्ट्री। जी। आपने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया। इट वाजंट योर बेस्ट परफॉर्मेंस। एज ए परफॉर्मेंस, आई एम सॉरी टू डिबेट विद यू। Let me finish my Okay, sorry, please. I compare it with, for instance, Daniel Day-Lewis Lincoln. I'll compare it with Meryl Streep's Maggie. I'll compare it with Ben Kingsley's Gandhi. Here, you are in tough competition. So, may I say frankly what So, I you can see, say? compared to those performances, you see, biopics जो हमारे देश में है सर, वहाँ पर जो अदाकारी की है लोगों ने, अब बोल लीजिए फिर मैं बात। आप अकेले नहीं हैं, औरों ने भी, जो जैसे परेश रावल जी ने सरदार में एक्टिंग की, अच्छी एक्टिंग थी, लेकिन उसकी एक हद थी। तो जितने भी हमारे बॉलीवुड में बायोपिक्स बनी ना सर, वो मेरे लिहाज से हमारी प्रतिभा से कम थी। आप कंप्लीट और कर ये लीजिए जो फिर। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, जब मैं सारांश देखता हूँ और जब मैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखता हूँ, दैट इज सबलाइम। आई वुडंट कॉल दिस रिडिकुलस बट मीडियोकर। So I'll tell you one thing. First of all, Accidental Prime Minister is based on a book. Okay? So it was based on a book. जिनका आपने नाम लिया है, they were the greatest of leaders as leaders. आपने लिंकन का नाम लिया, was an amazing leader, powerful, strong leader. आपने मैगी का नाम लिया, थैचर जी का, पावरफुल स्ट्रॉन्ग लीडर। आपने और भी एक फिल्म का नाम लिया, गांधी, पावरफुल स्ट्रॉन्ग राष्ट्रपिता। Was Manmohan Singh ji a powerful, strong prime minister or leader or not? Tell me, answer that. No, you see, He was. नहीं, देखिए, सीधी सी बात है। आप कह रहे हैं कि जी दारा सिंह जी जो हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी कुश्ती लड़ी थी, इन्होंने इतनी अच्छी कुश्ती नहीं लड़ी। You cannot compare these two things. I have greatest regards for Manmohan Singh ji, for the kind of person that he was, for the kind of economist he was, but he was also a weak man. It was a very bad script in which the NSA was seen as reporting to the media advisor. It was ridiculous, you see. You can criticize the script, you can criticize the participation, or you can criticize the direction, but you cannot
आप एक वो क्लिप चलाइए उसका. You cannot criticize the performance because I gave my life to it. Yes, you may not agree with अनुपम खेर's. अनुपम खेर रॉबर्ट डी नीरो का दोस्त है, उसका एडमायरर है. अभी फोटो उसने सोशल मीडिया पे लगाई उसके साथ. आई वाज वेरी प्राउड ऑफ द. दो चीजें कंफ्यूज कर रहे हैं. उसके मुकाबले के कलाकार हैं रॉबर्ट डी नीरो. जी आप कंफ्यूज कर रहे हैं दो चीजें. आप दो चीजें बिल्कुल कंफ्यूज कर रहे हैं. आप मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी की तारीफ कर रहे हैं, है ना, और कहने कि मुंशी प्रेमचंद जी आपके दोस्त हैं, लेकिन आपने दूसरे आदमी ने वैसा लेख क्यों नहीं लिखा? नहीं why you maybe I नहीं that is a very simple thing. The confusion is Accidental Prime Minister is based on a book by Sanjay Baru. It's a bad book. आपने उसके A bad book. I think It's a bad book. You So- should have made a story on that so book. you have a right to say a bad book by Sanjay Baru. I have a right to do a great acting in a bad book based. It's possible, na? Why not? Okay, Vinod sir. अनुपम जी, हम सब लोग तो आपके फैन हैं ही एंड द ये बेस्ट. मत बोलिए सर, मैं मानता हूँ सब लोग बिकॉज मानते हैं नहीं, लेकिन द बेस्ट थिंग इज अबाउट यू इज यू. मेरी पहली किताब थी. हाँ जी. आपकी पहली किताब है और आप जो विचारधारा को लेकर जिस तरह से चल रहे हैं उसकी वजह यही है कि भीगा आदमी बारिश से नहीं डरता. वाह क्या बात है, सारी बातें इन्होंने मेरे बारे में बोली. लेकिन जब आप कहते हैं कि आपकी फिल्म को फ्रांस में एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला, ये सारी बात हुई, तो मुझे फ्रांस के एक फिलोसोफर याद आए, एल्थ्यूजर. एल्थ्यूजर कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, और एक इटालियन फिलोसोफर हैं ग्रैम्सी जो कल्चरल हेजिमोनी की बात करते हैं. तो आज हम कल्चरल हेजिमोनी में चल रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट द काउंटिंग द नंबर्स, इट्स ए मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट. तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट जो है उसे आप विचारधारा के तौर पर, आपका मतलब आज देश में चल रहा है, वो कल्चरल सिस्टम पर हो, वो रिलीजियस हो, वो इंस्टीट्यूशंस हो, वो मीडिया हो, फिल्म हो, जैसे अभी जिक्र किया हमारे मित्र ने कितनी सारी फिल्मों का, वो पार्ट ऑफ द कल्चरल हेजिमोनी. डोंट यू थिंक सो? सर मैं अपनी जिंदगी को थोड़ा इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझता नहीं हूँ, ना ही मुझे इतनी समझ है. मुझे पता नहीं, मुझे बहुत साल बाद पता चला मार्क्स की कोई होती है, एक लेफ्टिस्ट होते हैं, कुछ राइट विंगर्स होते हैं, मुझे नहीं पता था. मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रिटेंड टू बी इग्नोरेंट. मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने रशियन लिटरेचर पे बहुत रिसर्च किया है, मैंने अमेरिकन प्लेस के बारे में, मैंने लाइफ को उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपने ये बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया. कल्चरल हेजिमोनी इज द पार्ट ऑफ. नहीं आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स. आई डू नॉट अंडरस्टैंड. मैं ऐसा मानता हूं कि आम लोग, ये मिडिल क्लास के बच्चे हैं, क्या आपके घर में इस तरह के डिस्कशन होते हैं कि बेटा डेमोक्रेसी इज द कल्चरल हेजिमोटोसनी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ दिस थिंग? नो, you live your life. For what is important is that you want to earn good money, you want to have a better life, you are wanting to have a better job, you want to live in a country where people are making you feel proud. You don't think whether it's a left wing or right wing, and any country that gives you that, you want to live in that country. It is people like them, and I have great respect for you. It's people like them which divide people into left wing and right wing. There is no left wing. You are either an Indian, a good Indian, or a bad Indian. That's all I think. सर ठीक, थोड़ा सा हिंदी में नहीं मैं सर कोई बात नहीं. आई नो नहीं मैं देखिए हर्षवर्धन थोड़ा सा तो जोश में आना पड़ेगा. कोई बात नहीं. थोड़ा मैं चाहता हूँ आप जोश में आए अनुपम जी. नहीं थोड़ा सा जोश में आना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये आगे जाकर इतिहास बनेगा, है ना. मेरे लिए मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी फिल्म की प्रमोशन करने आया था, सीधी सी बात है, पर उसका मजा नहीं आता अगर ये शो वैसा नहीं बनता. वैसे एक और फिल्म बनी उसी थीम पे. हाँ जी. उसकी फिल्म मैं देख के आया हूँ थिएटर में. किसकी? आपकी फिल्म भी देखूंगा थिएटर में जाके. प्लीज. इसकी आमिर खान की जो उसने बनाई है अभी, सितारे ज़मीन. जी. सब्जेक्ट इज ऑलमोस्ट द सेम. यू सी, they are not autistic, but no, I'll defend that also. Dyslexia. I'm a great I like Amir Khan very much. He's done great job, and I think उस पिक्चर का चलना हमारे लिए बहुत अच्छी फिल्म है वो. वेरी गुड फिल्म. But that's a copy of a Spanish film. I know that.
तन्वी द ग्रेट, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू प्ले बी सुपीरियर, मैं नहीं कहता कि उन्होंने ऐसे बनाई है, पर तन्वी द ग्रेट इज एब्सोल्युटली प्योर न्यू स्क्रिप्ट। ओके। और अच्छी बात है, ऐसी फिल्में चलनी चाहिए। डिफरेंटली एबल्ड लोगों पे फिल्में चल रही हैं, उनकी इस तरह की फिल्में बनी, इसीलिए तो मैं फिल्म बना रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जब हमने ये रिसर्च शुरू किया था ऑटिज्म का, आप हैरान होंगे। तो मेरे लिए जो प्रॉब्लम्स है ना लाइफ की एट दिस स्टेज इज नॉट टू सॉर्ट ऑफ थिंक हु इज थिंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड हु इज नॉट थिंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर मी द प्रॉब्लम, मैं तो नॉर्मल था, मैं नॉर्मल था सर। पर जब 2014 में प्रधानमंत्री बनना चाहते थे मोदी जी, तो एक लेटर आया था फिल्म वालों को, 70 लोगों ने उस पर साइन किया था। उसमें सबसे ऊपर किसका नाम था मैं आपको कभी बताऊंगा अलग से। उसमें कहा था कि प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए। आज बता दीजिए वैसे नाम। नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो मुझे बताया गया कि आप भी इस पे साइन करिए। मैंने कहा मैं क्यों साइन करूं इस पर? हम एक तरफ से तो बोलते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। एक इंसान जो 14 साल से चीफ मिनिस्टर है गुजरात के, आप कह रहे हैं कि आप इनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दीजिए। व्हाई? आई विल नॉट। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग एडिटर्स स्टार्टेड राइटिंग, अनुपम खेर इज अ राइट विंग मैन। आई एम ए राइट विंग मैन बिकॉज आई एम फॉर द कंट्री। मैं देश के लिए, उसके लिए आप मुझे कोई भी विंग बना दीजिए। ये लेफ्ट विंग ने मुझे क्या दिया है? क्या दिया किसी को? लेफ्ट विंग वाले सबसे अमीर घरों में रहते हैं, जो अपने आप को लेफ्ट विंग कहते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, आपको शायद पता नहीं दिल्ली में। लेकिन बड़े बड़े विंग सर रहते कि नहीं रहते? वो अपना झोला लटका के क्यों नहीं मंडी हाउस के किसी सड़क पे छोटे से घर में रहते हैं? ये जो आज़ादी की बात करते हैं और बोलने वाले की बातें, बिठा लें सारे रिफ्यूजीज को अपने घरों में बिठा लें। ये कहने की बात अलग होती है, ये परेशानी होती है लोगों मैं को। आपका अभी ये आपका जो एग्रेशन मैं उसको देख रहा हूँ, लेकिन लोग कहते, और मैं उस जगह से आऊं जहां पर हमारे कश्मीर में लोगों को इतने सालों तक उनकी त्रासदी का पता ही नहीं लगने दिया। हमारी माओं को, बहनों को रेप किया जा रहा था, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को चुन चुन के मारा जा रहा था, और जो सरकारें थी वो इस बात को कालीन के नीचे छुपा रही थी। और जब पिक्चर बनी तो घबरा गए, तो बोला चलो प्रोपोगंडा कर दो। ये नया तरीका होता है। अनुपम जी, ये कहा जा रहा है कि अनुपम जी गुस्से के मामले में भी सेलेक्टिव हैं। मैं आपको बताता हूँ, इसका उदाहरण देते हैं लोग। 28 अगस्त 2013, यानी जिस वक्त यूपीए की सरकार थी, ये मैं यहाँ पर ट्वीट दिखाने वाला हूँ, आपने एक ट्वीट किया और मैं पढ़ के सुनाता हूँ उसको। सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत, इंसान की कीमत, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में, ये देखिए आपका ट्वीट, जिस देश में गंगा रोती है। ऑफ कोर्स 28 अगस्त 2013 सर, यूपीए की सरकार। सर आप कहने का मतलब अब सर मेरा एक मिनट सवाल सुन लीजिए। जिस वक्त आपने ट्वीट किया उस वक्त डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 61 रुपए थी, आज 85 रुपए है। लेकिन अनुपम खेर को गुस्सा क्यों नहीं आता? TV9 रुक जा, अभी ये सवाल है बेटा, जवाब तो सुन लेते। 2013 में TV9 था? नहीं, TV9 बाद में आया है। बाद में आया। आज मुझे सबसे पहले ऊपर बताया गया कि TV9 पहला चैनल है जो नंबर 1 पर है। TV9 ग्रुप था, TV9 भारतवर्ष नहीं था। मैं कह रहा हूं ना कि TV9 ग्रुप में तो फर्स्ट नंबर पर चैनल पे था आपका। अब चैनल रीजनल पे नंबर 1 है ना। 2013 में बहुत सारी चीजें थी जो ऊपर नीचे नहीं थी। 1947 में हम जब विभाजन हुआ था तो जो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट तब भी मैंने कभी कोई इसकी बुराई नहीं की, तो मुझे अधिकार नहीं है क्या? प्रॉब्लम क्या है आप मुझे बताइए। प्रॉब्लम यह है कि लोग कह रहे हैं कि तब आप जिन इश्यूज को लेकर देखिए साहब, मुझे एग्रेशन दिखा रहे थे, बिल्कुल परवाह नहीं है जो लोग। मेरा आपसे सवाल है कि जो चीजों को लेकर आप पहले इश्यूज बोलते थे, नाराज होते थे, अब वही चीजें और एग्रीवेट हो रही हैं, लेकिन आप उस पर नाराज नहीं होते हैं, आप उसको नोटिस नहीं करते हैं, आप उसको लोगों के सामने नहीं लेके आते हैं। 61 रुपए जब डॉलर की कीमत होती है तब आपको गुस्सा आता है, लेकिन 85 रुपए होती है तब आपको गुस्सा नहीं आता है। मैं पहली बात तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई लिव इन ए फ्री कंट्री। अब आप ये कह सकते हैं कि जब आपको कन्वीनियंट है आप इनकी तारीफ कर सकते हैं। आई एम नॉट ए पॉलिटिकल कमेंटेटर। आई एम नॉट ए पॉलिटिकल कमेंटेटर।
I liked the way Indira Gandhi ji was there. I may not agree with her emergency thing. The way she fought 1971 war, I think was the greatest thing. I liked the greatest things of so many people of Congress. I think the way Narasimha Rao ji brought the openness of the market was Kamal. I may not agree with 1984 riots that happened after the murder of Indira ji. I may not like so many other things. But अब आप पुराने ट्वीट लेकर उनको आज से कंपेयर करें, आज जो जूता आपको 15 रुपए में मिलता है या 500 रुपए में मिलता है, वो तब कितने 2013 में कितने में मिलता था? Why are you not sort of thinking about that? How is it possible? First of all, I have a right to say what I want to say when I want to say. Absolutely. You want to call me hypocrite? I am okay with it. I don't want to be popular with the whole world. I am happy to be popular with certain people and they will never think differently about me. वो हमेशा मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे. ये जो बीमारी है ना कि मुझे सब लोग पसंद करें, मैं उस बीमारी का शिकार हुई नहीं. ऐसा सर एक और एक मिनट जी, अभी आई एम कमिंग. ये आप जो लोग हैं, यंग लोग हैं, इस बीमारी का शिकार कभी मत होना कि सब लोग मुझे पसंद करें. इसकी ये नीड है कि मुझे सब लोग पसंद करें. भगवान को भी सब लोग पसंद नहीं करते हैं. तो मैं इस चंगुल में फंसना ही नहीं चाहता कि आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं. मैं अपना काम करता जाऊंगा और कुछ लोगों के लिए मैं देवता हूं, कुछ लोगों के लिए मैं राक्षस हूं. मैं अपना काम करता हूं. आपसे अगला सवाल पूछता हूं. एक और ट्वीट जो आपने 14 अक्टूबर 2012 को किया, दिखाइए जरा. आस्क्ड माय ड्राइवर Yes, why are you late? हाँ जी, तो सब साइकिल पे क्यों? Sir came by cycle. What happened to motorcycle? Sir, I was fed up of the government because of Mr. Arvind Kejriwal, who was telling us to tweet about this. मैं इसको एक बार No, let me finish. हाँ, sorry. सवाल पूछ लेता हूं. जब 2012 में उस वक्त पेट्रोल की कीमत 68 रुपए थी, आज 100 के पार है, और आपने अपने ड्राइवर का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, लेकिन अनुपम खेर अब कोई ट्वीट नहीं करते. ये उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन चल रहा था. आप थोड़ा सा मुझे रिसर्च करके बताएंगे? प्लीज गो अहेड. क्या बोल? नहीं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन उस समय चल रहा था. उस वक्त चल रहा था ना. तो ये उसी वक्त लिखा गया था. ये मुझे उनके नेताओं ने लिखा था कि ये आप ट्वीट करिए कुछ इसके बारे में. और कैन यू इमेजिन द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज दैट पार्टी विच केम आउट ऑफ दैट. कैन यू इमेजिन? हमें बार बार बोला जाता था. मैं तो ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था. मैंने कहा इंडिया अगेंस्ट करप्शन है, मुझे कुछ लेना देना नहीं था मनमोहन सिंह जी से. मेरे को शीला दीक्षित बहुत पसंद करती थी और मैं उनको बहुत पसंद करता था. बट मुझे लगा कि एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जहां पर ईमानदार लोगों की पार्टी एक बन रही है. तब तो बीजेपी कहीं नहीं थी, कहीं भी नहीं थी, दूर दूर तक हम सब. और इसीलिए वो इतने बड़े अंदाज से जीते थे दिल्ली में. So I thought that yes, they are right. Everybody was talking about it. रोज एक फहरिस्त बनती थी, ये बेईमान लोगों की लिस्ट है. And then you saw them putting their hands together. So there was a phase when we were all saying that there is a corruption going on, and things have changed in the last so many times. 100 रुपए का पेट्रोल चला गया, आपके ड्राइवर ने शोपीस में रखी है. गाड़ियाँ कम हुई आपकी दिल्ली में पेट्रोल बढ़ने से? क्या गाड़ियों की इलेक्ट्रिक कार्स ज्यादा बढ़ गई हैं. बट ओवरऑल गाड़ियां तो बिक ही रही हैं. कश्मीर में, आप शिमला में चले जाइए. जब मैं शिमला में रहता था तो तब शायद 10 गाड़ियां थी. आज शिमला में गाड़ियों से ज्यादा, घरों से ज्यादा गाड़ियां हैं. सो इफ द वर्ल्ड हैज बिकम एस्पिरेशनल, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? व्हाई एम आई बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेइंग कि ये 2013 में ऐसा बोला था, अब आप नहीं बोलते हैं? अब मुझे लगता है कि देश आज़ाद तरक्की कर रहा है. क्या कोई घोटाला करोड़ों लाखों अरबों रुपयों का हुआ है पिछले 10 साल में? बताइए आप मुझे. हुआ है? उस समय जो घोटाले हुए थे, घोटाले पे घोटाला, क्या बात कर रहे हैं? वो भी तो बरी हो गए. अब दैट इज आई एम नॉट द गवर्नमेंट, so you can't hold that as me responsible for that. नहीं, but when you are quoting it, the other side of the story is this, कि उसका एक और फैक्ट ये भी है. क्या? कि उस समय जो घोटाले कोर्ट से पूछिए ना, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने तो नहीं बरी किया उनको. नहीं, मैं आप उस स्टोरी का दूसरा पहलू भी आप बता रहा हूं. जब आप बोल रहे हैं घोटाले हो रहे थे तो नहीं हो रहे थे क्या? अदालत में तो साबित नहीं हुआ. मतलब तो फिर अदालत पे जाइए, आप अपील करिए अदालत में. ओके, एनीवे, हर्षवर्धन जी आप ताली मारिए. ओके, हर्षवर्धन जी.
अनुपम जी देखिए, मैं यहाँ से शुरू करूँ कि मैं आपका प्रशंसक हूँ तो नहीं मत करना, बट आएगा। नहीं बट मत करिए। नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि मैं मैं मान के चलता हूँ जी, मैंने 400-500 फिल्मों में काम किया है, मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो मैं मान के चलता हूँ। मगर ये जो पहले एक तलवार का लगाने से पहले जरा मल्लम लगा रहे हैं, वो चलिए एनीवे मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और मैं नसीरुद्दीन शाह का भी बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ फिल्म अभिनेता के तौर पर। आप बार बार जो चर्चा हो रही है उसमें 5 बार आप ये बोल चुके हैं कि मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता कि कितने लोगों को मैं पसंद आ रहा हूँ और सबकी खुशी के लिए मैं काम नहीं करता। लेकिन आपके साथ जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय तक रहे, अचानक वो आपसे खुशी की बजाय आपसे दुखी होने लगे। पर नसीरुद्दीन शाह साहब को तो सबसे दुखी है, वो सबसे दुखी हैं। वो दिलीप कुमार साहब से दुखी हैं, वो शाहरुख खान से दुखी हैं, वो विराट कोहली से दुखी हैं। आप उनसे दुखी हैं तो मुझसे क्या दुखी? मैं तो इन सब के सामने कुछ भी नहीं हूँ। नहीं तो मैं ये सवाल अब जोड़ देता हूँ जी। तो मैं प्रशंसक आप दोनों का हूँ, लेकिन व्यक्ति के तौर पर मुझे लगा कि शायद नसीरुद्दीन शाह वैसे नहीं है जैसे मैं सोचता था। आप भी ऐसे सोचते हैं क्या? नसीरुद्दीन शाह का जो पर्सनल कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं है? नहीं, आई एम नो बडी टू जज हिम एज ए कैरेक्टर। फॉर मी वो मेरे सीनियर हैं और हिंदुस्तान के बहुत महान कलाकार हैं। उन्होंने एक वीडियो में मेरे बारे में बुरा कहा था और मुझे लगा था कि उनको जवाब देना ज़रूरी है। उन्होंने कहा था कि अनुपम खेर जो हैं, ये इसके खून में ही जो है वो चापलूसी करना। बिल्कुल ये तो उन्होंने मेरे खून की बात की थी, और जब मेरे खून के बारे में कोई बात करता है तो मुझे लगता है कि मेरे पिताजी जो क्लर्क थे बड़े ईमानदार थे। मेरे दादाजी जो थे वो 30,000 की रिश्वत उन्होंने नहीं ली थी 1953 में, और उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी थी। मैं आपको वो बयान पढ़ के सुना दूं एक बार अपने दर्शकों को। नसीर साहब ने क्या कहा था, ये यहाँ पर देखिए जरा। एक इंटरव्यू में नसीर साहब ने कहा था, और मैं उसको कोट अनकोट बता रहा हूँ, अनुपम जैसे जो लोग बहुत वोकल हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। वो जोकर हैं। एनएसडी और एफटीआई के उनके साथी उनके साइकोपैथ नेचर की पुष्टि कर सकते हैं। ये उनके खून में है, वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये बयान उन्होंने दिया था। अब मेरा जवाब उनको सुनाएंगे जरा? ये बयान तब था जब वो दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी, और आप मेरा जवाब पढ़ के सुनाएंगे जैसे आपने इनका जवाब पढ़ के सुनाइए जरा। नसीरुद्दीन शाह को अनुपम जी ने कहा कि एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। आगे बढ़िए। आप आगे बता दीजिए। नहीं, आप चलाइए। आपने एक वीडियो बनाया, कैसे हो सकता है? गलत है। देखिए आप यहाँ पर हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ सकता हूँ। नसीर साहब को इसीलिए कोट अनकोट को बता रहा हूँ। नहीं, आप सामने बैठे हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। काम करिए, आप वो वीडियो निकालिए। आप वो वीडियो निकालिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल, पुट द हिस्ट्री करेक्ट। वी विल शो इट। Go to the Google हाँ. and just read out Mr. Can you show me your phone please? I have to read it out to you. नहीं, उसमें आपने लिखा है, मुझे पता है कि उन्हें अमिताभ बच्चन। नहीं, वो पढ़ के सुनाना जैसे उन्होंने वर्बिटम पढ़ के सुनाया ना। मैं मदद नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं निशान की मदद नहीं कर रहा हूँ। आपने बोला था yes criticize अमिताभ बच्चन इन नहीं many senior stars who are in good company। देखिए सर, ये 5 एडिटर्स का प्रोग्राम है, इसमें मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। एक मिनट सर, एक मिनट। सफारी I want to go to Google। मैं निकाल देता हूँ। सर दिस इज योर स्टेटमेंट। हाँ, ये रहा ये वीडियो। ये देखिए जी, एक मिनट ये लीजिए, सुनिए। जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब, मेरे बारे में आपका दिया हुआ इंटरव्यू देखा। आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कही कि मैं क्लाउन हूँ, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूँ, ये मेरे खून में है, वगैरह वगैरह। इस तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, आपको भला बुरा नहीं कहा। और अब जरूर कहना चाहूंगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। अगर आप दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को, राजेश खन्ना साहब को, शाहरुख खान को, विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो आई एम श्योर आई एम इन ग्रेट कंपनी। और इनमें से किसी ने भी आपकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये आप नहीं बल्कि बरसों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता। मेरी बुराई करके अगर आप 1-2 दिन के लिए सुर्खियों में आते हैं तो मैं आपको ये खुशी भेंट करता हूं। भगवान आपको खुश रखे। आपका शुभचिंतक
अनुपम। किन पदार्थों का सेवन करते हैं? नहीं, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, दैट विल बी। एक मिनट, हर्षवर्धन जी इसी से जुड़ा सवाल पूछो। असल ये मैंने पूछा ही देखिए, आई थिंक इट्स नॉट राइट फॉर मी टू से एनीथिंग अबाउट नसीर साहब। मेरे साथ मैं एक्टर बना, मैंने उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे अच्छे एक्टर बनने में, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मगर कोई आपको बेइज्जत करे तो मेरे पुरखों ने मुझे सिखाया है कि उसको ज़बरदस्त जवाब देना चाहिए। हम ये सब कि मेरे को आप कुछ भी बोलते रहें और फिर उसको यहाँ पर कोट किया जाए और मेरे जवाब को उस तरह से ना बताया जाए, वो मैं नहीं होने दूंगा। लेकिन खेर साहब, नहीं अनुपम जी, ये मैंने जब सवाल पूछा था तो बीच में ये सारी चीजें आ गई। देखिए, आप ये कहना चाह रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि आपको बतौर इंसान नसीर बेटर लगते हैं मुझसे। इज इट दैट राइट? नहीं, मैंने तो ये अपनी बात की, लेकिन मेरा सवाल पर लगते हैं आपको बेटर ना? नहीं, मैंने नहीं, आप इसका जवाब दीजिए। आप नसीर मेरे नहीं लगते। आप मुझे तो नसीरुद्दीन शाह बेटर इंसान नहीं लगते। नहीं लगते, मैं ये कह रहा था, लेकिन मेरा सवाल दूसरा था। बोलिए। सवाल मेरा ये था, जो आपने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगता है 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्या फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में एक ऐसा गिरोह है, कॉकस है, जो आज सॉफ्ट पावर के तौर पर अनुपम खेर को, जिसको सो कॉल्ड राइट विंग कहें या नेशनलिस्ट कहें, उसका एक लीडरशिप के तौर पर, एक बड़े चेहरे पर के तौर पर देखता है, इसलिए नसीरुद्दीन शाह या ऐसे लोग हैं वो आपके खिलाफ बुरा भला कह रहे हैं? नहीं, यू सी, आपको क्या लगता है, मैं अभी इस समय इधर बैठा हूँ, एक न्यूज़, आपको क्या लगता है आप TV9 को सारे चैनल बहुत पसंद करते होंगे? नहीं करते। नहीं करते। नॉट नेसेसरी। आपको क्या लगता है कि बाकी चैनल के जो वो कहते होंगे कि वाह TV9 हमसे आगे है, हम बहुत खुश हैं इस बात से? नहीं होता ना। पर इसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। नहीं सर, पब्लिक बहुत पसंद करती है, नहीं, पब्लिक बहुत पसंद करती है। नहीं, you see the point is, in every profession there are people who like you and people who do not like you, That's not an issue. but that is not the point. The point is, ऐसा कोई ग्रोह नहीं है। In fact, I have missed out on lot of work because I spoke up my mind. मैं यही कह रहा हूँ हाँ। कि इसलिए नसीरुद्दीन शाह और ऐसे लोग वो आपके खिलाफ खड़े हो गए। I think मैं यही सवाल ही मैं कर रहा हूँ कि आप चूंकि अपनी बात कह रहे हैं, आप एक तरह से देखे जाते हैं कि नेशनलिस्ट या राइट विंग के साथ खड़े हैं, और चूंकि इंडस्ट्री में इतने बड़े आप अभिनेता हैं, आपका एक कद है, तो उनको लगता है कि इतने बड़े कद का आदमी उधर चला गया, वो बड़े परेशान। तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं 27 रातें मैंने रेलवे प्लेटफॉर्म पे काटी है गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद, जब मैं काम ढूंढ रहा था। मैंने डिसाइड किया आज से 10 साल पहले कि मैं किराए के मकान में रहूँगा। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, तो मैं किसी पे एहसान नहीं करता हूँ, मगर मेरे को अगर ये चुनना है कि मैं कुछ लोगों की चापलूसी करके या कुछ लोगों की साइड पे होके मुझे कुछ काम मिले, इसमें चुनना है, और इसमें चुनना है कि मुझे वो करना है जो मुझे ठीक लगे, चाहे मुझे कुछ भी किसी तरह से भी जीना और पड़े। ये आपको बीच में मैं रोक वो रहा हूं, लेकिन चुनूंगा। किन लोगों की चापलूसी का आप जिक्र कर रहे हैं जिससे काम मिलता है? नहीं, ऐसा क्योंकि आपने कहा कि कुछ लोगों की चापलूसी। See, the point is, But is it- you will not openly say anything against any channel because that is called बट इज इट वेरी प्रेवलेंट इन बॉलीवुड, इन मुंबई फिल्म इन इंडस्ट्री? एवरी चैनल। आपके चैनल से कोई जर्नलिस्ट छोड़ के दूसरे चैनल को ज्वाइन करता है, आप उसको पसंद थोड़ा करते हैं। आप उसको सर्टिफिकेट नहीं देते हैं कि यस ही वाज ए ग्रेट जर्नलिस्ट इन माय ऑर्गेनाइजेशन, नाउ ही इज गोइंग टू सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन, ही विल फ्लरिश देयर। नो, यू हेट दैट पर्सन। Anupam ji, nobody can call you a bad actor and get away with it. Nobody can call me a bad person also, sir. I have never hurt anybody in the world. I don't know as a I am not, sir, we are not sitting in judgment on as persons, नहीं मैं भाई, हम तो आज बाहसियत एक्टर आपको नो जानते जी, आपको मैं बहुत सालों से जानता हूँ। मैं आपको मंडी हाउस के सालों से जानता हूँ, है ना? और मैंने जब भी आपसे मिला हूँ मैं आपसे, मैंने कभी भी आपसे किसी भी किस्म की बदतमीजी या किसी भी किस्म का ऐसा अनादर या ऐसा भाव रखा नहीं किया, है ना? मगर आपको मैं शायद अच्छा नहीं लगने लगा जब से मैंने मोदी जी की तारीफ करनी शुरू नहीं, मैंने कब किया? ये मुझे आप बताइए, अब मैं जब आपसे मिला हूँ या आपको कोई लगता हो कि कहीं मैंने आपके खिलाफ कुछ बोला है,
मैंने तो नहीं एक बार बोला। आपने मेरी बुराई की थी एक पेपर। एक बार ओके सर, एक बार बुराई। ओके सर, कार्तिकेय एंड संतोष जी, कार्तिकेय अनुपम जी, आप अपने साक्षात्कारों में, इंटरव्यूज़ में कश्मीर की काफ़ी बात करते हैं। मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, 6 साल वाजपेयी जी की सरकार रही, 11 साल 6 साल वाजपेयी जी की सरकार रही, 11 साल ये सरकार है, पूरे 15 साल होंगे। क्या कारण है जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए, जो जेनोसाइड हुई वहाँ, वो वापस नहीं जा पाए? अभी भी सरकार है ये 11 साल मैं से। आपको एक बात बताऊं, मैं हमेशा ये मानता हूं कि जो रूल मैं अपने घर पे लागू करता हूं, मैं वही रूल अपने देश पे लागू करता हूं। मैं ऐसे आप, इट्स नॉट आप, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कोई आपके घर में आके आपकी बहन, आपकी माँ, मैं इस तरफ देख के बोल रहा हूँ, आप मतलब एनीबडी के साथ बलात्कार करे, आपके दादाजी का गला काट कर फेंक दे, आपकी बीवी को आरे, जो क्या कहते हैं वो, आरे से ऐसे काट के अलग कर दे, फिर आपको वो घर छोड़ के जाने को कहे, आप वो घर छोड़ के चले जाएं, अब आपको बोला जाए कि आप वापस जाकर वहाँ व्यवस्थापित हो जाएं, आप नहीं जा पाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। द फियर इज़ वेरी वेरी रियल। What is happening in our neighboring countries is very real. So it's not possible. जो fear का जो एंगल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है और वो यथार्थ का था, वो बिल्कुल रियल था। I think we should find a situation for Kashmiri Brahmins or Kashmiri Hindus or Kashmiri Pandits to go back in a situation where they can feel safe. Because a government cannot take care of individuals or families 24/7. They don't want to live there. It's impossible. But by the grace of God, ऐसा हुआ है कि हमारी फितरत में ये है कि हमने फिर भी हम उभर के आए हैं, फिर भी निकल के आए हम कुछ ना कुछ। हमने कभी एक भी कश्मीरी हिंदू ने डंडा उठाया क्या? इतने सारे अत्याचार के बाद एक भी बंदूक उठाई क्या? नहीं उठाई, क्योंकि हमारी फितरत में नहीं है सर। इतना सारा अत्याचार सहने के आप बावजूद सेटिस्फाइड हैं जो सरकार ने अभी तक किया है वहां पर कश्मीरी पंडितों के लिए? इसका कोई अंत ही नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं किया है, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आई एम नॉट हैप्पी, अनहैप्पी, देयर इज नथिंग हैज हैपेंड टू कश्मीरी पंडित सो फार. Thanks to Vivek Agnihotri and Pallavi Joshi and me and other people, at least we know the tragedy of Kashmiri Pandits, what happened to them for so many years. But if you ask me, something has happened specially for them, I don't think so. जब 370 हटाई सर, जब 370 हटाई गई तब आपने उसकी बड़ी तारीफ की, आपने उसकी खूबियां गिनाई। उसके बाद कई कश्मीरी पंडितों को वहां पर वापस रिहैबिलिटेट किया गया, नौकरियां दी गई। अच्छी बात। आपने अपना मकान वहां पर क्यों नहीं लिया? आप वहां पर क्यों नहीं आपने अपना वहां पर एक प्रॉपर्टी लिए? तो मेरे माता पिता शादी के बाद शिमला में आ गए थे और मैं वहीं पैदा हुआ था। मेरी माँ ने 59 साल मेरे पिताजी के साथ शिमला में काटे थे। मेरे एक मामा जी थे, मोतीलाल जी, उन्होंने नया नया घर बनाया था एक बड़ी अच्छी जगह पर। अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा के एक घर बनाया और तब ये इंसर्जेंसी शुरू हो गई 1985 के आसपास। और एक दिन उनको ख़त आया कि आप अपना घर ये छोड़ दीजिए। तो उन्होंने बनाए उनको सिर्फ 2 साल हुए थे। तो अगर नहीं होगा तो कल आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। और शायद 2-3 दिन बाद जो मुझे सुनने में आया था कि पड़ोसी का घर सर जो था उनके घर पे कटा हुआ था। वो अपने फिएट कार में अपनी ज़िंदगी की जितनी पूंजी हो सकती थी फिएट कार में, उसमें डाल के वो छोड़ के चले गए थे। आई विल नॉट ब्लेम देम फॉर नॉट एबल टू गो बैक। जहाँ तक मैंने घर नहीं बनाया, मैंने आज से 5-6 साल पहले मेरी माँ से पूछा कि माँ अब तुम खुश होगी, तुम्हारा बेटा अच्छा जा रहा है, मेरा भाई भी अच्छा कर रहा है, मांगो क्या मांगती हो। मैंने ऐसे मजाक में कहा था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं शिमला में जाकर एक घर लेना चाहती हूँ, मेरे लिए शिमला में जाके घर ले लो, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर शिमला में किराए के मकान पे रही हूँ। मैं वो घर लेना चाहती हूँ जहाँ पर मैं कहूँ कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। मैंने शिमला में उनके लिए घर लिया। अब हम वो जाती भी नहीं क्योंकि वहाँ बाढ़ आती रहती है। उन्होंने मुझे 1 बेडरूम हॉल कहा था, मैंने उनको 8 बेडरूम हॉल लेके दिए था।
और उनका वहाँ बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाता है। वो मुझे कहती रहती हैं तू पागल हो गया, तूने 8 कमरे का लिया, अब यहाँ की लाइट ऑफ करनी पड़ती है, वहाँ का नलका ऑफ करना पड़ता है। अनुपम जी, अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि अनुपम खेर कश्मीरी पंडितों का दर्द बेचकर करोड़ों कमाते हैं। वो ना कश्मीर में पैदा हुए, उनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं। आप अभी भी अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं। मैं आपका रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ, आप हैं इसलिए मैं आपका रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ। सर मैं आज ये बताना चाहता हूँ आपको, एंड इट इज़ नो रिफ्लेक्शन ऑन विवेक एंड पल्लवी। आई गॉट फॉर द होल फिल्म, आई गॉट 35 lakhs of rupees. That is all, that was my fees. I was not part of the profits. And if out of those 35 lakhs of rupees, what I have done for Kashmiri families, that I know. But if I was the producer of the film and I had made that much money, I would have certainly done that. But मुझे पूरी फिल्म में 1/4 मिला था अपनी फीस का। मैं आज उससे 4-5 गुना ज़्यादा पैसे लेता हूँ। पर ये लोगों को जो परसेप्शन है ना, अनुपम खेर ने बहुत पैसा कमाया है, मुझे पूरी फिल्म में केवल 35 लाख रुपया मिला था, जो मेरी मेहनताने का 5वां हिस्सा, 1/5 या 1/6 है। वो कहते हैं कि अनुपम खेर का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, वो शिमला में पैदा हुए। क्योंकि ये सवाल भी इसलिए पर्टिनेंट है क्योंकि आप हैं यहाँ पर। सर मैं मर्यादा में रह के आपकी बातों का जवाब देना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, ओम नमः शिवाय। अरविंद केजरीवाल ने तो अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा। आप उन्हीं का एग्जाम्पल मुझे दे रहे हैं, कैसे दे सकते हैं आप उनका एग्जाम्पल? संतोष जी, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं सरकारी गाड़ी में नहीं घूमूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं दो बेडरूम के फ्लैट में रहूंगा। अरविंद केजरीवाल जी इज माय बिगेस्ट। मेरा पर्सनली उनसे कोई लेना, मैं तो बहुत शिद्दत के साथ उनके आंदोलन से जुड़ा था। मुझे बहुत शिद्दत से, मैंने उनका चार्टर पढ़ के बोला था। मुझे अन्ना जी ने बोला था कि भाई अनुपम इनको रोको, ये बाकी जैसे हो जाएंगे। मेरे साथ बैठे थे वो। सो डोंट गिव मी एग्जांपल्स ऑफ पीपल हु हैव नॉट डन व्हाट दे शुड हैव डन। ओके संतोष जी। अनुपम जी, मेरी तरफ से भी कोई जर्नलिस्ट चुना आपने कि जो मुझे सिर्फ पसंद भी करता है और मेरे बारे में बात भी करेंगे? सब आपके फैन है और बहुत जबरदस्त फैन है। फैन है क्या है, बोल रहे हो? सब फैन है सर। अरे आप और ये जो बैठे हैं सर, यस 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 यस, ये जो बैठे हैं ये सब कहते हैं आपको देख के कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। कोर्स नहीं, आई लव ऑल ऑफ देम। इनफैक्ट इनको पांचों को एक साथ मिलना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आज ये उपलब्धि आपने हासिल कराई है मेरे लिए। ओके संतोष जी। और मैं ये मानता हूँ कि जीवित अभिनेताओं में आप सबसे ज़्यादा संप्रेषणशील संप्रेषण करने वाले आदमी हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके जो साथी एक्टर हैं, अभिनेता हैं या कुछ खिलाड़ी भी हैं, ये इस समय जुए का प्रचार कर रहे हैं, नौजवानों को प्रेरित कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग के लिए। आपको बुरा नहीं लगता? सर मैं देखिए, हम अपने भाइयों तक को कुछ कह सकते हैं, वो अपनी अपनी उनकी वो है। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैंने आज तक किसी को ऐड ही नहीं की है। तो हाउ कैन आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पास ए जजमेंट ऑन देम? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, I should नागरिक not के pass a नाते judgment. हमें बहुत सारी चीज़ें बुरी लगती हैं। आई कम फ्रॉम ए कम्युनिटी, मैं एक ऐसे समुदाय से आता हूँ। आप जर्नलिस्ट हैं, आप ही के, मैं बार बार इसलिए एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे जो एक प्रॉब्लम में फंस के थे। आपने आज तक उनकी बुराई की है? 100 बार। हैं? 100 बार। बताइए कौन? ये नहीं, ये तो अच्छे हैं। एडिटर, अरे जिसने किया था वो, अरे वो जुआ में जो फंसा था अपना तो। आई बिलीव, मेरा ये मानना है श्रीमान जी, मेरा ये मानना है कि हर इंसान को जो वो करना चाहता है उसको करने का हक है, एज लॉन्ग एज मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं आप अपने बेटे को नहीं रोक सकेंगे सर कल को। मैं अपने भाई को नहीं रोक सकता, मैं अपने बेटे को नहीं रोक सकता। हमारे अगर घर वालों पे हक नहीं है कि भाई ना मत पी, तेरे को बोला है कि मत पी, मत सिगरेट पी, मत ये कर, वो सुनते थोड़ा है। तो आप चाहते हैं कि मैं अपने सह कलाकारों को बोलूँ तो मत करो। वाई शुड आई पास ए जजमेंट ऑन देम? आई विल नॉट पास ए जजमेंट ऑन देम।
आप कहते हैं कि वो इसकी वो कर रहे हैं, क्या नाम है इसका, पैसे ले रहे हैं। पीपल आर पेइंग देम, व्हाई नॉट, इट्स अप टू देम। आई हैव नॉट डन इट, मैंने नहीं किया है बिकॉज वो मुझे ऐसा नहीं लगता, बट डजंट मीन कि वो नहीं करना चाहते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। ओके सर, एक वी आर कमिंग टू पहले मैं सर आई एम कमिंग टू, नहीं एक रैपिड फायर राउंड, एक मिनट, एंड ही हैज वेरी लेस टाइम। मैं आप सभी लोगों से रैपिड फायर पर जाने से पहले एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अनुपम जी को और अच्छे से जानना चाहेंगे, यस या नो? सर अब इसके लिए आपको चीयर भी करना पड़ेगा और मैं आपको थोड़ा सा कष्ट देके वहां पर लेके चलूंगा उस रैपिड फायर राउंड में। आइए प्लीज आइए। अब यहां पर अनुपम जी क्या सोचते हैं, प्लीज सर, दिस इज हियर यू आर। यहां पर दो ऑप्शन, मुझे ऐसा क्यों लिया जा रहा कि मुझे फांसी के फंदे पे नो। यहां पर ऑप्शंस आएंगे और इन ऑप्शंस में से आपको एक को पिक करना है और आप सभी लोग अनुपम जी को इन ऑप्शंस के जरिए बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन वो एक बहुत बड़े स्टार हैं और मुझे लगता है हौसला अफजाई सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सर पहला जो सवाल है वो इन सब बच्चों के मन में है और हर एक के मन में है, और वो सवाल का जो जवाब होगा वो बहुत कुछ बता देगा। आप जरा प्ले करिए हमारा सवाल, प्ले करिए। हमारा सवाल है कि फिल्म का बेहतर स्थान क्या है, सिनेमा थिएटर या ओटीटी? ओके, सिनेमा थिएटर एनी डे। मतलब आप अगली फिल्म के लिए तैयारी कर लीजिए, ठीक है? अब जी मैंने अपनी फिल्म के तन्वी द ग्रेट के ओटीटी राइट्स बेचे नहीं अभी तक। अरे वाह, सिनेमा हॉल में जाके देखिए। अब अगला सवाल ऑडियंस जरूर जानना चाहेगी और वो जो बैठे हैं वो जरूर जानना चाहेंगे। अच्छा आप आइए जरा, प्ले करिए हमारा अगला सवाल, दिखाइए जरा। अगला सवाल है बेहतर राजनेता कौन? राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, आदित्य ठाकरे जी, तेजस्वी यादव जी। देखिए आपने जो अभी किया इसके दो मायने, या तो आप छुप गए या इनके पीछे जाके छुप गए। नहीं, इन सब में मुझे आदित्य बहुत अच्छे लगते हैं। आई लाइक हिम, आई एम, ठीक है। अब एक ऐसा सवाल है जो यहां पर कई फिल्म के स्टूडेंट्स भी हैं जो जानना चाहेंगे। एक ऐसा सवाल का जवाब कि अनुपम जी क्या सोचते हैं। प्ले करिए जरा, क्रम बताइएगा, इट्स एन ऑर्डर, सवाल नॉट एन ऑप्शन बट एन ऑर्डर। प्ले करिए जरा। बेहतर अभिनेता का क्रम, दिलीप साहब हैं, देवानंद साहब हैं, राजेश खन्ना जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, शाहरुख खान जी। अरे आप मेरे सामने 5 भगवानों की तस्वीर रख रहे हैं, मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं इनको में से कौन पसंद करता? सर आप तो नहीं, ये तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं इनके बारे में इनका अवलोकन कर ही नहीं सकता। दिलीप साहब की वजह से, दिलीप साहब और देव साहब की वजह से मैं फिल्मों में आया। मैंने दिलीप साहब की फिल्म गोपी की टिकट ब्लैक में खरीदी थी और मेरा अपना नाक तोड़वा लिया था। मैंने दिलीप साहब को बताया था। देवानंद साहब पहले इंसान थे जिनको मैं फिल्मों में मिला था उनके ऑफिस में खीरा नगर में। राजेश खन्ना साहब वर्ल्ड के फर्स्ट सुपरस्टार थे मेरे हिसाब से। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक, मैं कैसे इनको, और शाहरुख खान मेरा दोस्त है, सबसे प्यारा बच्चा है और सबसे बच्चा ये मतलब आई लव यू। अब अगला ऑर्डर फिर से मैं आपके सामने एक ऑप्शन रख रहा हूं। नहीं सर स्क्रीन मत साफ करे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नेवर माइंड। सो इट्स रीच देयर, सब एआई का जमाना है, पहुंच गया वहां पर। आइए अब जरा मैं चाहूंगा जरा तालियां जरूर रुकनी नहीं चाहिए। अब सर मुझे बताइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और हम जानना चाहते हैं कि आपका फेवरेट कौन है। प्ले करिए सर, प्ले करिए। बेहतर निर्देशक कौन? अनुराग कश्यप जी, भट्ट साहब या विवेक अग्निहोत्री? मैं आज जो भी हूं भट्ट साहब की बदौलत हूं। उनके साथ तो मैंने काम नहीं किया, इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छी फिल्म बनाई, लेकिन भट्ट साहब के बारे में मैं अपनी फिल्म प्ले में बहुत अच्छी बात कहता हूं। इफ लाइफ इज ए बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र एंड मी द क्वेश्चनिंग अर्जुन, महेश भट्ट इज माई कृष्ण। लेकिन आप यहाँ अनुराग कश्यप की तरफ नहीं आए बिल्कुल भी। मैंने उनके साथ काम ही नहीं किया। और यहाँ पर अभिजीत आए थे, वो बड़े फेमस सिंगर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कलाकार को इंट्रोड्यूस ही भट्ट साहब ने किया इंडिया। सर हमारी परंपरा में ये कहा गया है कि जिसने आपको बनाया है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक, तब भी हम उनको करें। अब इसी बेबाकी से
अब ये जो सवाल आ रहा है अनुपम जी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये टेढ़ा है मतलब। नहीं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्वेश्चंस। ओके। हाँ, टेढ़ा है पर मेरा है। अच्छा। दिखाइए जोरदार, पहले तालियां हो। आइए जरा। बेहतर विचारक कौन है? स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा या कंगना रनावत? विचारक। आई थिंक कंगना रनावत, विदाउट पासिंग ए जजमेंट ऑन स्वरा और ऋचा, मैं दोनों को पसंद करता हूं, बट कंगना रनावत अकॉर्डिंग टू मी इज ए रॉक स्टार। सर मैंने विचारक बोला है, एक्टर नहीं, विचारक बोला है। विचारक। आप कुछ भी बोल दीजिए। आप कुछ भी बोल दीजिए। छोटे से मंडी से कुल्लू के पास एक छोटे से घर से आने वाली लड़की 3-4 नेशनल अवार्ड जीत चुकी है और आज MP है, मेंबर पार्लियामेंट की। इससे ज्यादा एक महिला की जो सशक्तिकरण का एग्जाम्पल कौन हो सकता है? आप मुझे बताइए। ठीक। अब सर जो अगला सवाल है, वहां पर आपके वो पुराने मित्र और यहाँ पे जितने भी हमारे सीनियर एडिटर्स बैठे हैं वो सब देख रहे हैं इस सवाल के जवाब को। अब जरा प्ले करिए जरा यहाँ पर हमारा अगला सवाल। आपको पता था ये सब आने वाला है? नहीं सर, इनको कुछ नहीं पता। आइए प्ले करिए हमारा अगला सवाल। सवाल को जरा ध्यान। सफलतम प्रधानमंत्री कौन? सफलतम की बात हो रही है। नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी या नरेंद्र मोदी जी? आई थिंक, और मैं ये डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दे रहा हूं, आई थिंक हर दौर में हर प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इंदिरा जी का साथ सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई, इसकी वजह से उनके करियर में एक ये धब्बा कहलाया जाएगा। अटल जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मनमोहन जी बहुत बड़े इकोनॉमिकली उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को विश्व में एक बहुत बड़ा स्थान दिया है और इसके लिए मैं इनको नमस्कार। ओके, प्ले करिए हमारा अगला सवाल। दिखाइए अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है कि ताकतवर प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी जी, वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी। तीनों ने वॉर देखी है, तीनों ने संघर्ष किया। देखिए क्या है कि अभी हम सोशल मीडिया के ज़माने पर हैं। आजकल जो है बड़ी आसानी से अवलोकन किया जा सकता है प्रधानमंत्रियों का, लोगों का। बहुत सारे अवार्ड मिले हैं इनको। अब टॉप के प्रधानमंत्रियों में, नेताओं में, राजनेताओं में इनका मोदी जी का नाम आता है। लेकिन जब इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में विदेश मंत्री बनकर भाषण दिया था तो मेरा सीना जो था वो गर्व से ऊपर हो गया था। या जब 1971 के वॉर में वो जो ट्रीटी है जिसकी फोटो छपती है, जब भी देखता हूं मुझे इंदिरा गांधी जी की जय बोलने का दिल करता है। हमारा अगला सवाल प्ले करिए, दिखाइए सर। हमारा अगला सवाल, पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए यहाँ पर। दिखाइए सर। अब जो हमारा अगला सवाल है वो ये है कि बेहतर एक्टर कौन है? आई थिंक नसीरुद्दीन शाह इज ए वेरी फाइन एक्टर, बट आई एम ऑल्सो अ ब्रिलियंट एक्टर। ये तो आपने बराबरी पे खड़ा कर दिया। तो बराबर क्यों नहीं हो सकते हम? नहीं, बेहतर कौन है? नहीं, कुछ रोल कुछ देखिए, कुछ रोल आई डोंट थिंक मैं पार का रोल उनका कर सकता हूं। आई डोंट थिंक मैं स्पर्श का रोल कर सकता हूं, बट मुझे नहीं लगता कि वो सारांश का रोल कर सकते हैं, वो मैंने गांधी को रोल कर सकते हैं। आई डोंट थिंक इट्स लाइक, क्या कहते हैं, अलग अलग किस्म के होते हैं। खेर साहब बैठिए। पहले तो इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए जो आपने जवाब दिए। और आप सभी लोग, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूं मेरा और नसीरुद्दीन शाह का। आई थिंक हालात चेंज कर देते हैं इंसान को, मगर मुझे जिंदगी में कभी भूलता नहीं। जब मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी तो नसीर मुझसे पहले फिल्मों में आए थे। मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी, मुझे सिर्फ उसी गाड़ी का नंबर याद है, फिएट गाड़ी थी 5068। मुझे याद है कि कार्टर रोड पर मैं अपनी गाड़ी चला के जा रहा था और नसीरुद्दीन शाह साहब अपनी गाड़ी चलाकर वहाँ से आए थे। तो उन्होंने जब मुझे गाड़ी में देखा तो वो इतने खुश हुए, उन्होंने मुझे देख के कहा, वाह। मुझे वो विजुअल कभी भूलेगा ही नहीं मेरे लिए इस समय। इसलिए हमेशा नसीर साहब मेरे बारे में कितना ही बुरा बोल दें, मगर वो विजुअल याद रख के मुझे हमेशा याद रहेगा कि नसीरुद्दीन शाह मुझसे प्यार करते हैं। खेर साहब, आज आप बैठे हैं
आपसे इन तमाम इश्यूज पे बात हो रही है जिस पे कभी कहीं बात नहीं हुई। एक और इशू है जिसपे मैं चाहता हूं एक बार आप हमारे सब दर्शकों को बता दें। मेरे पिक्चर के बारे में बोलते रहो ना, मैं तो पिक्चर प्रमोट करने आया था। वो तो हम जम के कर रहे हैं, वो तो हम जम के कर रहे हैं। तन्वी द ग्रेट, तन्वी द ग्रेट। एक और विवाद और कई मैगजीन्स में छापा गया, कई रिपोर्ट्स में लिखा गया, सच है झूठ है क्या है ये। एक बायोग्राफी में दावा किया गया कि 1990 में जब रेखा जी के पति की मृत्यु हुई तो गलत है, बकवास है। वो बड़ा बेवकूफ आदमी था जिसने ऐसा हो सकता है क्या? मेरे जो सिद्धांत हैं या जो मेरे घर, जिस घर से मैं आया हूं, इस तरह की बात मैं कर ही नहीं सकता। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं, आपने गलत है बता दिया। कंप्लीट करना भी ओछेपन की बात है, ये बहुत ही गलत है। जिसने जो इसके बायोग्राफर थे, लिखा कि अनुपम खेर ने रेखा को नेशनल वैम्प कहा था। ऐसा थोड़ा हो सकता है, मतलब ये तो पढ़ना भी नहीं चाहिए आपको, ये आपके टीवी को भी, टेलीविजन चैनल को भी शोभा नहीं देता है। सर एक और इशू है जिसको लेकर मैं चाहता हूं द डस्ट शुड सेटल डाउन, आप इस पे क्लैरिटी हम सबको दे दें। 2016 में आप टेलीग्राफ के कार्यक्रम में गए और मैं इसको यहां पर क्या कहा पढ़ के सुनाता हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी में बकवास करते हैं, चाहे वो साध्वी हो या योगी, उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। I was not talking about, no. मुझे पढ़ने दीजिए। पार्टी से निकाल देना चाहिए, इशारा समझा गया कि ये साध्वी प्राची या योगी आदित्यनाथ के लिए। नहीं, कुछ नहीं है। देखिए, हर इंसान जो भगवा पहनता है वो जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे अब आजकल तो सब वायरल वीडियो निकलते रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हाउ कैन आई पास? वो कौन योगी हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे? Why should I talk about it? It was a generalized thing. I just felt bad about at that time that a Supreme Court judge made a statement. मैं कोई और स्पीच लिख कर गया था तो मेरे को से रहा नहीं गया जब उन सुप्रीम, मुझे बाद में बुरा भी लगा, मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी थी, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने जोश में आके ऐसा किया। देखिए, हर इंसान हर फेज से गुजरता है। आपने किससे माफ़ी मांगी थी? मैंने गांगुली जी से माफ़ी मांगी थी बाद में, जब स्पीच के बाद मैंने कहा था, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू, बट आई डिड नॉट लाइक व्हाट यू सेड आफ्टर द स्पीच। जो वायरल हुई थी स्पीच ना, उसमें उन्होंने कहा था कि वो जो अफजल गुरु थे उनको फांसी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, आप सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए कैसे ऐसे बात कर सकते हैं? ठीक है, मैं एक बाइट भी सुनाता हूँ, यहाँ पे जरा प्ले करिए जरा। पर कभी कभी मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी के दिग्विजय सिंह जी हैं। वो भी ऊटपटांग कोई भी बात बोल देते थे। हो सकता है, 100%। आजकल तो प्रवक्ता नहीं रहे, मैंने वही तो कहा ना, प्रवक्ता नहीं। बट उनके जब भी मैं बयान सुनता था तो मैं सोचता था कि इनके बयानों की अगर एक लिस्ट बनाई जाए तो एक 500 पेज की किताब बन सकती है। हो सकता है। देखिए, देखिए वाल्मीकि जी पहले क्या थे? डाकू थे। उंगलीमाल जी पहले क्या थे? हो सकता है कि मेरे समझने में कुछ गलती हुई हो, आई एक्सेप्ट इट। मेरे समझने में कुछ गलती हो सकती है और मैंने ऐसा बोला हो, बट आई थिंक योगी आदित्यनाथ जी इज डूइंग ग्रेट वर्क इन यूपी। योगी आदित्य जी के जो राज में हैं, लड़कियां आराम से घूम सकती हैं, उन्होंने उनका सशक्तिकरण किया है। हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ चेंज हो सकता है। कल मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ एक दिन मुझे लगता है कि हो सकता है राहुल गांधी जी देश के बारे में अच्छी बातें करेंगे और देश विदेश में जाकर मैं एक बात सुनना चाहता हूँ ना। मेरी प्रार्थना है कि मेरा जो कभी कभी मैंने राहुल जी के बारे में बोला है वो चेंज होना चाहिए, बिकॉज एज ए पर्सन आई थिंक आई लाइक हिम। ही इज ए वेरी वेल मीनिंग पर्सन, बट आई थिंक व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट हिम। ठीक है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला था, प्ले करिए जरा। मुझे पता है जी, उन्होंने मेरे को झाड़ा था। मैं उनकी सद्भावना के लिए उन्हें धन्यवाद दूंगा। हाँ। लेकिन एक बात और सच है कि अनुपम खेर ने साबित कर दिया है कि वो रियल लाइफ में ही नहीं, रियल लाइफ में भी खलनायक है। हाँ, अब रियल लाइफ में भी डॉक्टर डैंग है, वो कह रहे हैं। अच्छी बात है, बोलना चाहिए। अरे सर, मैं आपको, अब आप कहेंगे कि मैं दोगलेपने की बात कर रहा हूँ। हम अपने माँ बाप को क्रिटिसाइज करते हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि इंसान क्यों वह सेम रहे? इंसान सेम क्यों रहे? What is the idea of change of life? We all change. I think all of us have changed. जो आप आज सोचते हैं, हो सकता है 10 साल बाद आप नहीं सोचे। उसी को कहते हैं reinvention. That is what is reinvention. You are the future of this country. Why I am saying this to you? Not, I don't want. मैं आपको preach नहीं करना चाहता। गलतियां करिए, क्योंकि गलतियां नहीं करेंगे तो अच्छे इंसान कैसे बनेंगे?
मैं हमेशा कहता हूं कि उस रास्ते पे चलने का क्या फ़ायदा जिसमें कोई खड्डा ना हो, जिसमें कोई स्पीड ब्रेकर ना हो, कांटे ना हो। इंसान बहुत चीज़ें बोलता है, बट अगर उसमें आगे जाकर कुछ सुधार हो सकता है तो होना चाहिए। अंडरस्टूड। अनुपम जी, अब मैं शो के लास्ट पड़ाव पर आ रहा हूं। आप कुछ अच्छा बोलने वाले हैं कि नहीं? आप अरे मैं हमेशा ही आप सभी आपकी तारीफ करते हैं और कितनी बार सबने शुरुआत ही की, आपके फैन हैं। आप मुझे पसंद करते हैं ना, बस अब क्या चाहिए? अनुपम जी, यस और नो का प्ले कार्ड यहाँ पर अरे रखा बाप है। रे, आप डरावनी बातें कर रहे हैं आप। यस और नो, वो कैमरा है। आई डोंट हैव टू टेल यू, कैमरा, आप कैमरा भली बात ही जानते हैं। वो देखिए कैमरा है, टेली लाइट ऑन हो गई है। मैं चाहूंगा पहले तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। अनुपम जी, मेरे सवाल यहां पर आएंगे, आपको जवाब वहां पर देना है यस और नो का प्ले कार्ड दिखाकर। दिखाइए जरा। मेरा पहला सवाल यहां पर, पहला सवाल, नोटबंदी कामयाब थी, यस या नो? ओके, नेक्स्ट सवाल प्ले करिए जरा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी, यस या नो? अगर ये इसका हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो उसका पता नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा। ओके, अगला सवाल प्ले करिए। मुंबई में, आइए दिखाइए, मुंबई में रहने वालों को मराठी आनी चाहिए, यस या नो? नेक्स्ट सवाल प्ले करिए जरा। अगला सवाल तेजी से, लोकतंत्र में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा सही है? ये ऐसे है, इस Got it. हाँ भी और नहीं। गॉट इट। नेक्स्ट सवाल प्ले करिए जरा। नेक्स्ट सवाल, अन्ना आंदोलन यूपीए सरकार के खिलाफ साजिश थी। ओके, नेक्स्ट सवाल प्ले करिए जरा। आरक्षण समाज के लिए जरूरी है, यस या नो? ये डिबेटेबल है, इसमें यस और नो में सवाल नहीं हो सकता है। आपकी राय? नहीं, आई थिंक डिपेंड करता है। आई थिंक देयर आर सर्टेन पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको की जरूरत होती है, कुछ लोग अलग अलग हैं, इसमें मैं यस और नो में जवाब नहीं हो सकता। ठीक है, अगला सवाल जरा प्ले करिए। अगला सवाल, देश में महंगाई रोजगार मुद्दा है, ये तो हमेशा रहेगा और ये हमेशा था, ये रहेगा। हमारी आबादी 1.4 मिलियन लोगों की है। अब आपका सवाल अगर ये हो कि क्या देश थर्ड इकोनॉमी बनने के चक्कर में है, तो है। वी आर गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, Understood. एंड देयर आर सो मेनी countries in the world. ठीक है। I think we should be proud of the fact that we are going to be that. ठीक है, अगला सवाल प्ले करिए जरा। यहां पर तेजी से सवाल दिखाइए हमारा। भारत सिर्फ हिंदुओं का बिल्कुल देश भी है। नहीं, नॉट एट ऑल। ये तो हमारी खासियत है। ये किसने, ये तो सवाल ही गलत है। अब सर, एक बहुत सारे बाबा और बहुत सारे संत कहते हैं और बहुत सारे बीजेपी के नेता कहते हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। लेकिन अब जो अगला सवाल है, यहां सब हर कोई जानना चाहता होगा। पर अगर आप ये सवाल पाकिस्तान में पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का सवाल है, तो उसका जवाब क्या आएगा? हाँ, बताइए आप। वो तो धर्म के आधार पे बांटे। हमारे देश में सब लोग, सब जाति वाति के लोग रहते हैं प्यार से। अब आप कुछ बाबाओं को, कुछ साधुओं का एग्जाम्पल देके जनरलाइज मत करिए। दैट्स नॉट राइट एंड दैट्स नॉट फेयर ऑल्सो। अब हमारा इस रैपिड फायर का आखिरी सवाल प्ले करिए जरा तेजी से। यहां पर अनुपम खेर राजनीति में आना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खेर साहब, आपने समय निकाला, बातचीत की। तन्वी द ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, सच एन ऑनर टू हैव यू।